अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू द प्रोग्राम स्पोर्ट्स 21। आई एम योर होस्ट मोहम्मद यासिर। प्रोग्राम में अपने बात करते हैं जी खेलों के हवाले से, और पिछले प्रोग्राम में बात हुई थी पाकिस्तान और साउथ अफ्रीका की सीरीज़ के हवाले से। सीरीज़ का आगाज़ हुआ जी, बड़ा ज़बरदस्त आगाज़ हुआ और पाकिस्तान के लिए ये बड़ा बेहतरीन स्टार्ट साबित हुआ। बड़े देर के बाद पाकिस्तान की जो टीम है, क्रिकेट टीम, उसको बड़ी फेमस विक्ट्री मिली, वो भी साउथ अफ्रीका जैसी मजबूत टीम के खिलाफ। और पाकिस्तानी टीम को होम ग्राउंड का एडवांटेज था, जिसका उन्होंने फ़ायदा भी उठाया। और इससे पहले प्रोग्राम में बड़ी तफसील से हमारी गुफ्तगू हो चुकी है सिलेक्शन के हवाले से। बज़ाहिर जो 20 लड़कों का इंतखाब हुआ, बड़ा बेहतरीन इंतखाब नज़र आया, लेकिन फिर प्लेइंग 11 के हवाले से जो है वो सवालात उठना शुरू हुए। बहरहाल जी, जीत के साथ ही तमाम खामियाँ, गलतियाँ छुप जाती हैं, और जीत के बाद जो है वो जनाब तो सवाल जो है वो कम किए जाते हैं। लेकिन फिर भी जो कमज़ोरियाँ हैं, जो ख़ामियाँ हैं, उनको दूर करने की ज़रूरत है, और उसकी निशानदेही करना और उस पर सवाल उठाना हमारा काम है। देखने वाले जो क्रिकेट के शायकीन हैं, वो बहुत सारी चीज़ों को नोट भी कर रहे हैं। अब मीडिया पहले से ज़्यादा एडवांस है, बहुत सारी चीज़ें अब जो हैं लोगों की नज़र से गुजरती हैं, और वो बड़े गौर से इन तमाम चीज़ों का जायज़ा लेते हैं और इस हवाले से फिर सवालात उठाते हैं और हमें भेजते भी हैं। और हमारी कोशिश भी यही होती है कि प्रोग्राम में हमारे साथ जो यहाँ पर मेहमान मौजूद होते हैं, उनसे इन तमाम चीज़ों के ऊपर गुफ्तगू की जाए। तो बहरहाल आज ये सिलसिला एक दफ़ा फिर जारी रहेगा। बड़े ख़ास मेहमान स्टूडियोज़ में तशरीफ़ फरमा है, उनसे हम इन तमाम चीज़ों के ऊपर गुफ्तगू करेंगे। सबसे पहले मोअज़्ज़ज़ मेहमान शुएब हबीब साहब हमारे, उनको हम खुशामदीद कहेंगे। क्रिकेट एक्सपर्ट हैं और टेक्निकलिटीज़ के हवाले से ख़ास तौर पर शुएब भाई से हमारी गुफ्तगू रहती है। इस टेस्ट मैच के अंदर भी बहुत सारी चीज़ें आपने ऑब्जर्व की होंगी, उस हवाले से आज उनसे बात करेंगे। बहुत शुक्रिया आपका शुक्रिया प्रोग्राम थैंक में यू। हमें वक्त देने के लिए। उनके हमरा जी तशरीफ़ रखते हैं हमारे अपने जमील अहमद खान साहब, साबिक जॉइंट सेक्रेटरी KCCA और क्रिकेट एक्सपर्ट हैं, एनालिस्ट हैं। और जमील भाई और हमारा तो बड़ा पुराना साथ है, और ख़ास तौर पर क्रिकेट के हवाले से और PSL के हवाले से जो हमारी स्पेशल ट्रांसमिशन रहती है, जमील भाई को आप देखते हैं, उनका तबसरा सुनते हैं। एक दफ़ा फिर उन्हें खुश आमदीद। बहुत शुक्रिया जमील भाई प्रोग्राम में वक्त देने के लिए। जी शुएब भाई, क्या ये कहना गलत होगा कि जीत के साथ ही जो गलतियां हैं, खामियां हैं, वो हमेशा छुप जाती हैं, उसके बारे में बात नहीं होती? गो कि आपने साउथ अफ्रीका जैसी मजबूत टीम को ज़ेर कर लिया, लेकिन टेस्ट मैच के अंदर क्या कमियां और खामियां आपको नजर आईं? मैं चाहूँगा इसके ऊपर थोड़ी गुफ्तगू हो जाए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो पाकिस्तान क्रिकेट टीम को, टीम ऑफिशियल्स को, स्पेशली ग्राउंड मैन्स को बहुत बहुत मुबारक ये टेस्ट मैच जी। जीतने का। अच्छा, खामियों पे तो हम बाद में आएंगे। सबसे पहले जो हम डिस्कस कर लेते हैं, ये जो टेस्ट मैच हुआ, तो मैं इससे पहले भी आपके प्रोग्राम में जब बैठा था जी। तो जी। टीम न्यूजीलैंड से जब पाकिस्तान आई थी, तो मैंने शायद आपको याद हो, मैंने बोला था कि टीम में ज़्यादा चेंजेस नहीं होनी चाहिए, और जब टीम में एक या दो चेंजिंग होनी चाहिए, ऑलमोस्ट वही चीज़ हुई। जी। अच्छा, फिर जो सबसे 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 इम्पॉर्टेंट चीज़ थी, सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ ये थी कि इन्होंने जो ये नया लेफ्ट आर्म स्पिनर खिलाया, तो नुमान, नोमान और जी। फिर ये जो होम ग्राउंड के हिसाब से या होम कंडीशन के हिसाब से जो पिच बनी थी, बहुत अच्छी थी। हालांकि कहा जा रहा है कि ये पिच इतनी अच्छी नहीं थी, पिच बिल्कुल। बहुत अच्छी थी। देख लें, इस पिच पे 100 हुए, इस पिच पे 3 या 4 50 हुए, इस पिच पे स्पिनर्स ने भी आउट करे, इस पिच पे फास्ट बॉलर्स ने भी आउट करे। तो ये जो चीज़ें थी, ये बहुत पॉजिटिव थी। लेकिन अब जो आप खामी की बात कर रहे हैं या जो कमी की बात कर रहे हैं, खामी तो नहीं बोलूँगा, कमी की है। कमी ये है, हमारे पास इस वक्त ओपनर नहीं है। यस। हमें जो सेकंड टेस्ट मैच है, यहाँ हमें ओपनर्स ओपनर्स पे लाना पड़ेगा, और स्पेशली हमारे ये जो 1 to 4 बैट्समैन हैं, 1 से 4 तक के, इनमें से किसी न किसी को क्या मैं समझता हूँ 2 या 3 को 50 या 70 रन की इनिंग्स खेलनी चाहिए। राइट। एक चीज़, अच्छा, अभी ये जो लास्ट टेस्ट मैच हुआ, स्पेशली फर्स्ट इनिंग में, देखिए हम यहाँ भी अपनी होम उसमें कंडीशंस में 33 for 4 हो गए थे। जी। तो ये तो यहाँ रिकवर हो गया, लेकिन हर मैच में ऐसा नहीं हो सकता। अच्छा, अब बात घूम फिर के फिर इसी पे आएगी, फवाद आलम पे। तो ठीक है भाई, फवाद आलम एक स्ट्रॉन्ग मैन है, प्रेशर भी ले सकता है, उसमें सब्र भी है। मैं ये समझता हूँ उससे बड़ा खुद कोच कोई नहीं है। तो हर आदमी सरफराज की तरह नहीं खेल सकता, तो हमें बड़ी मेहनत करनी पड़ेगी, हमें फास्ट बॉलिंग में बड़ी मेहनत करनी पड़ेगी, जी। जेन्युइन एक फास्ट बॉलर लाना चाहिए। अगर इंशाल्लाह ताला ये चीज़ें आती हैं, तो हमारा
नेक्स्ट मैच अच्छा हो सकता है। जमील भाई ये फरमाइएगा, जैसे अभी शुभ भाई ने निशानदही की है ओपनिंग बैट्समैन से स्टार्ट करें, एक नया ऑप्शन इमरान भट्ट की शक्ल में, दूसरा फिर आपको आबिद अली चांस दे रहे हैं, मुस्तकिल चांस दे रहे हैं, आपके ख्याल में मज़ीद चांस देने की ज़रूरत है? क्योंकि जिस बैट्समैन में टेक्निकल अगर कोई फॉल्ट हो तो ख्याल ये किया जाता है कि अब तो आपके पास इतने सारे कोचेज़ हैं, उनके ज़रिए आप वर्क कर सकते हैं, तो आपके ख्याल में वक्त आ गया है कि इसको रिप्लेस करके किसी और को मौका दिया जाना चाहिए? ज़रा सिलेक्शन के हवाले से बात करें। और अगेन, जब ताबिश का इंडक्शन हुआ था, जब उसको 20 लड़कों में शामिल किया गया, तो लग ही रहा था बज़ाहिर कि उसको चांस दिया जाएगा। आपके ख्याल में ये मौका था, उसको आप चांस दे सकते थे? क्योंकि उसकी विकेट थी, वो इतना एक्सपीरियंस बॉलर था, वो डोमेस्टिक के अंदर इन्हीं ग्राउंड्स पे उसने विकेट्स लिए हैं। तो ख्याल में हसन अली की जगह अगर उसको शामिल किया जाता तो क्या बेहतर होता? क्योंकि ऐसा कोई हसन की तो परफॉर्मेंस नज़र नहीं आई। आप क्या कहेंगे? देखें, जहाँ तक आपने ओपनर्स की बात की है, यस। तो इंग्लैंड का टूर देख लें, न्यूजीलैंड का टूर देख लें, आबिद अली की कारकर्दगी जो है अप टू दी मार्क नहीं है। बिल्कुल ठीक है। उसके बावजूद जो है वो जाहिर सी बात है, आपके पास आपके जो डोमेस्टिक जो स्ट्रक्चर है उसमें कोई ऐसा प्लेयर ही नहीं है। आपने जो पैदा किया वो अब्दुल्ला शफीक किया है इतने अरसे के अंदर। 2 साल में अब्दुल्ला शफीक के अलावा बता दें कोई नहीं किया ना। अच्छा, अब अजहर अली जो है वो आप उठा के देखें, उसका कैरियर जो है वो एज ए ओपनर जो है ना, अगर टीम को जरूरत है, क्योंकि मैं ये समझता हूं कि आपके पास 2-3 बहुत अच्छे मिडल ऑर्डर बैट्समैन हैं, अगर अजहर अली ओपन करते हैं ऊपर से, तो फिर आपको जो ना शकील सऊद हो या फिर वो आगा सलमान है, तो या कामरान गुलाम है, इनमें से किसी की जगह जो है वो बन सकती है। और ये क्योंकि ये तीनों जो हैं ये डोमेस्टिक के अच्छे परफॉर्मर हैं, तो अब ये जो हमारी वो है टीम मैनेजमेंट है उसको समझना चाहिए। वैसे तो यही कहा जाता है ना कि जो विनिंग कॉम्बिनेशन है उसको नहीं छेड़ा जाता, और लगता भी नहीं है कि, क्योंकि दोनों ने बैटिंग में तो कुछ नहीं किया दोनों ओपनर्स ने, लेकिन दोनों ने 3-3 कैचेस पकड़े, तो हो सकता है कि इस लिहाज से कि फील्डर अच्छे हो, एक कॉम्बिनेशन बना हुआ है, तो एक मौका जो है वो और दे दिया जाए। तो क्योंकि अब अगर आप देखें तो इसमें मुझे लग नहीं रहा कि कोई, क्योंकि जिस अंदाज में पाकिस्तान ने ये खेला है टेस्ट मैच, 220 रन पे उनको आउट करने के बाद अगर खुद 33 for 4 हो जाए, और नेक्स्ट डे मैं बता, जो पार्टनरशिप अजहर अली और फवाद की है 94 रन की, 55 रन की पार्टनरशिप फवाद आलम और रिजवान की, ठीक है, 102 रन की पार्टनरशिप फहीम अशरफ, और ये 3 पार्टनरशिप जो है ना वो पाकिस्तान को उसकी पोजीशन जो है ना मजबूत कर दी। और मैं ये कहता हूं कि देखिए, मैंने आपके प्रोग्राम आप निकाल लें, मैंने पहले भी कहा है फवाद के बारे में कि ये जहनी तौर पे बहुत मजबूत प्लेयर है, और जब ये टीम से बाहर था मैंने उसको नेशनल स्टेडियम में ट्रेनिंग करते हुए देखा है, और सख्त गर्मियों में देखा है ट्रेनिंग करते हुए, इसने हार नहीं मानी। और ये देखें, कोई भी आप उठाएं पूरी तारीख क्रिकेट की, 10 साल कोई प्लेयर जो है ना वो टीम से बाहर रह के उसका वेट भी बढ़ जाता है, उसमें वो बात ही नहीं रहती, लेकिन आज अगर वो अभी भी लगता है कि वो 4-5 साल खेल सकता है, उसने कितनी मेहनत की होगी। तो अब ये अलग बात है कि उसके 10 साल जाया हो गए या जो भी कुछ हो गया। आज जो लोग पहले उसकी टेक्निक पर बड़ी वो करते थे, बहुत सारी चीजें, अब साबिका कप्तान है, चाहे वो रमीज राजा हो चाहे इंजमामुल हक हो, किस तरह की बातें की सब आपने भी सुनी, हमने भी सुनी है, लेकिन आज उसने देखिए उसने अपने बल्ले से सबको जवाब दे दिया। जो प्लेयर होता है ना वो ग्राउंड में बताता है कि मैं प्लेयर हूं, उसने बता दिया। अब हमें कुछ कहने की जरूरत नहीं है, उसने खुद जवाब दिया है, ये बड़ी अहम बात है। अब जहां पर हमारी जो बॉलिंग है, देखिए 220 रन पे आउट करने के बाद जब हमने खुद हम जो है ना बैटिंग करने गए तो फंस गए, लेकिन बाद में हमने एक ऐसा टोटल सेट कर दिया 378 का कि 158 रन की जो लीड ली हमने, वो 158 रन की लीड इस विकेट पर बहुत जबरदस्त लीड थी। लेकिन जब साउथ अफ्रीका दूसरी इनिंग में बैटिंग करने आया तो पहली विकेट की पार्टनरशिप में 48 रन, फिर दूसरी विकेट की पार्टनरशिप में 127 रन, 175 पे एक आउट था उनका, और 245 पूरी टीम 70 रन पे 9 विकेटें गिरी हैं। और उसका क्रेडिट यकीनी तौर पे नौमान अली को जाता है और आपके यासिर शाह को जाता है, जिन्होंने मैच बनाया। और क्योंकि देखें 88 रन का टारगेट मिला पाकिस्तान को, जो उसने 3 विकेटों पे कर लिया, लेकिन अगर यही टारगेट 200 रन का होता तो पाकिस्तान को मुश्किलात हो सकती है, मुख्तलिफ होती है। बात बिल्कुल ठीक है। ये तो शुभ भाई, आपका हमेशा से एक ट्रेडिशन आपकी ये कर रही है
कि आप छोटे से छोटा स्कोर अगर आपको मिले तो चौथी इनिंग के अंदर बड़ा मुश्किल हो जाता है। और जमीन भाई ने बिल्कुल ठीक कहा कि अगर ये स्कोर 200 के आसपास हो जाता तो यकीनन सूरत हाल यकसर मुख्तलिफ होती, क्योंकि आपका जब दिन ख़त्म होता है वहाँ पर भी आप 2-3 विकेटें गंवा देते हैं। ये आपकी पोजीशन है, बड़ी वल्नरेबल पोजीशन में आ जाती है आपकी टीम। ये ज़रा बताइएगा कि इस चीज़ को कैसे ठीक किया जाए। देखिए मैं आजकल एक लफ्ज़ लेके चल रहा हूँ और आपके प्रोग्राम में मैंने बोला खौफ। यस यस खौफ। अब होता क्या, देखिए हमने उनको 222 पे आउट करा, हमारे 34 पे 4 हुए। एकदम जो मेरे जैसे एक्सपर्ट्स कमेंटेटर उन्होंने खौफ तारी कर दिया, वो पाकिस्तान यूँ हो जाएगा, पाकिस्तान ऐसा हो जाएगा, पाकिस्तान यूँ हो जाएगा और इतने रन होने चाहिए। ये एनी हाउ अल्लाह ताला ने उधर से हमें निकाल दिया। खौफ क्या, आप ये देखें आउट क्लास बैटिंग करी फवाद आलम ने, आउट क्लास बैटिंग करी अजहर ने, वो बहुत अच्छा खेला रिजवान। और मैं रिजवान के लिए मैं कहता हूँ, हो सकता है उनके अभी तक टेस्ट क्रिकेट में रिजवान स्पिनर से आउट नहीं हुआ है और वो स्पिनर्स को बहुत अच्छा खेलता है, तो उस पर थोड़ी सी वर्किंग करनी चाहिए। इवन कि हमारे टेलेंडर यासिर शाह बहुत अच्छा खेला, फ़हीम अशरफ बहुत अच्छा खेला। तो ये जो एक दहशत डाल दी जाती है ना, खौफ, ये हमें लेकर डूबता है। अब आप ये देख लें, नेचुरली साउथ अफ्रीका बहुत बड़ी टीम है और हमने उस टीम को हराया और इतनी इजी हराया है कि कुछ बात ही नहीं। अब उनके वन डाउन ओपनर खड़े हुए, एकदम खौफतारी हो गया, यार 150 की रन की लीड हो जाएगी तो यूँ हो जाएगा, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा। वो इन द एंड हुआ क्या, वो बड़े आराम से जीता। और आपको याद है मैंने आप ही के प्रोग्राम में बोला था, साउथ अफ्रीका को हराना कोई मुश्किल नहीं है, हम बहुत ईजी जीतेंगे। एक चीज़ अच्छा, अब जीत गए तो यार बॉलर्स को या बैट्समैन को क्रेडिट दे दो। अब मैं पीटीवी देख रहा था, पीटीवी पे शोएब अख्तर साहब क्या कह रहे हैं कि यार अगर शेन वॉर्न होता ना तो यहाँ चीखें निकाल देता। तो भाई नौमान ने भी तो चीखें निकाली हैं, यासिर शाह ने भी चीखें निकाली हैं, तो आपने नहीं सुनी तो उसका क्या हाल है, या आप क्या चाहते हैं? अच्छा, आप फवाद ने रन्स कर रहे हैं या दूसरे रन्स कर रहे हैं तो ये के बैठ जाते हैं, इंडी होता तो ऐसा कर देता, मोहम्मद यूसुफ होता तो ऐसा। ओ भाई उनका टाइम चला गया। तो अब आप इनके खौफ में तो ये लोग डालते हैं। बिल्कुल सही। तो कोई ऐसी बात नहीं है। बड़ी पाकिस्तान ने बहुत बड़ी टीम है, बहुत बड़ी जीत है ये पाकिस्तान की। अब जैसे जमील भाई ने बोला, अब यहाँ पर हमें एक पेसर खिलाना चाहिए, हमें एक पेसर खिलाना चाहिए और हमें बड़ा प्लान करना चाहिए। ये नहीं कि ये जीत से हो गया। मेरे अपने हिसाब से अभी जो सबसे इम्पोर्टेंट है वो ओपनर है। अच्छा, दूसरी चीज़ ये, 2 सीज़न हो गए, अरबों रुपए खर्च हो गया यार, अभी तक आप ओपनर नहीं सेट कर सके। बिल्कुल ठीक है। अब अभी मिसाल के तौर पे चलेंगे, ये तो ये फॉर्म में नहीं है। अगर कोई ओपनर इंजर्ड हो जाए तो आप किसको खिलाएंगे? रिप्लेसमेंट आपके पास फिर आप यार घुमा के आप फिर अजहर को ले आए। वो अगर ये अजहर को ओपन कराते ना, मैं स्ट्रांगली कहता हूँ, स्ट्रिक्टली ये जो मोहम्मद वसीम चेयरमैन सिलेक्शन कमेटी का लॉलीपॉप है ना, ये नहीं चाहिए भाई। फिर इसको क्या हो गया, असद शफीक को क्यों नहीं लेते आप? बिल्कुल ठीक है। अपने आप को आप स्ट्रांग करो। आप ये थोड़ी कि 9 अनाउंस कर दिए थे, 9 आप ने जो अनाउंस करे, खेलते 2 ही हैं। तो ये लॉलीपॉप जो दिया जा रहा है ये ऐसे नहीं है। बिल्कुल ठीक है। जमील भाई, अब जैसे गुंजाइश आपके पास है, फास्ट बॉलिंग का डिपार्टमेंट आपका इतना इफेक्टिव नज़र नहीं आ रहा, अब इसकी क्या वजह नज़र आती है आपके पास? आप शाहीन को भी इस्तेमाल कर रहे हैं, सारे ऑप्शन है, आपने हसन को भी खिला लिया, और फिर वही बात, जब एक आपके पास ऑप्शन था आप उसको इस्तेमाल कर सकते थे, लेकिन अगेन वही बात है कि आपके यहाँ हर चीज़ के ऊपर फिर बहुत ज़्यादा फिर कंट्रोवर्सीज होती हैं, सवालात बहुत उठते हैं। डोंट यू थिंक अभी आपको ओपनर्स की तो बात अपनी जगह है, मिडिल ऑर्डर में भी अभी आपके पास स्पेस है, कोई आप इतना स्ट्रांग नहीं हुआ कि बड़ी टीम्स के खिलाफ आप मैच जीत सको, लेकिन फास्ट बॉलिंग आपके पास तो बॉलर्स की एक बहुत बड़ी रेंज थी, उसके बावजूद बॉलिंग में अगर स्ट्रगल करेगा बॉलर तो फिर ये किसकी गलती है आपके ख्याल में? क्या विकेट के अंदर कोई कमी थी? आपको लग रहा था कि बॉलर्स बहुत ज़्यादा जो है वो स्ट्रगल कर रहे हैं? क्या नज़र आया आपको? देखें, जो बॉलिंग है ना, शाहीन शाह अफरीदी की अगर आप बॉलिंग देखें ना, तो मैं समझता हूँ कि उसने बॉलिंग ठीक की है, मतलब। लेकिन जहाँ तक हसन की बात है, हसन अली की ना, मतलब वो उस मेयार की बॉलिंग नहीं कर सका। लेकिन बॉलिंग जो है ना, बॉलिंग सब करते हैं, बिल्कुल सही है, लेकिन बॉलिंग का आर्ट हर एक के पास नहीं होता। जैसे मोहम्मद आसिफ के पास आर्ट था ना, उसको आउट करना आता था ना जी, ऐसे ही ताबिश है ना, इसके बाद बॉलिंग का इसको आउट करना आता है। आप इसके जितने 10 साल इसको उठा के देख लें, आप हर सीजन इसका देख लें उठा के इसको। लेकिन अब
चूंकि इस पर उनका एतमाद नहीं था और हसन अली पे था, हसन अली को खिलाया, लेकिन मैं समझता हूं कि अब इसकी जगह बनती है क्योंकि पिंडी की विकेट जो है वो फास्ट बॉलरों को सपोर्ट करती है। तो अगर, क्योंकि देखें ऐसा नहीं होता कि हसन अली भी खेले और ये भी खेले, बिल्कुल ठीक है, फहीम अशरफ ने तो खेलना ही खेलना है क्योंकि वो परफॉर्म कर रहा है। अब ये हसन अली की जगह पे ये खेल सकता है। तो अब ये टीम मैनेजमेंट को सोचना पड़ेगा कि इस वक्त जो है ना, हमें अपने होम ग्राउंड पे किसी लड़के का डेब्यू कराना है ना, आपने कराया ना नौमान का, इतना बड़ा दिल होता है अगर आप अपने होम ग्राउंड पे खेल रहे हो। तो उसने परफॉर्म किया। एक बात मैं जरूर बोलूंगा यहाँ पर, आप ये देखें 3 टूर के ऊपर 2 टूर पे और एक अपने होम सीरीज में आपने काशी भट्टी को साथ रखा। आपने नहीं खिलाया उसको ना, आपने रास्ता बनाया और रास्ता बनाने के बाद वहां ले जाके आपने और खिला दिया वो जो जफर गौर को, ठीक है। अब हुआ क्या, 32 ओवर में 159 रन दिए उन साहब ने और कोई विकेट नहीं ले सके वो। बिल्कुल। तो जब कोई भी काम, कोई भी चीज बदनीयती पर मबनी होती है ना, उसका ऐसे ही रिजल्ट आता है। यही होता है। ये लड़का 2-3 साल से लगातार परफॉर्म कर रहा था, ये क्यों नहीं आया टीम के अंदर? सवाल ये होता है ना, आज इतने दबाव के अंदर। मैं तो ये देखें, मैंने जो आपके पिछले प्रोग्राम में ये कहा था ना, मैंने अप्रिशिएट किया था जो सिलेक्शन मोहम्मद वसीम ने 8-9 लड़के जो परफॉर्म, देखिए हम हमेशा से क्या बोलते रहे कि जो लड़का डोमेस्टिक में परफॉर्म कर रहा है उसको मौका दो यार, ठीक है ना। आपने मौका दिया, इसको मौका दिया, परफॉर्म किया इसने, ठीक है ना। इससे फवाद है, डोमेस्टिक में परफॉर्म कर रहा है ना 10 साल से, उसको मौका दिया। तो अगर आप अपनी डोमेस्टिक को इज्जत देंगे, डोमेस्टिक क्रिकेट को, जिसके लिए अगर नहीं देंगे तो देखें, अब जो आपने बात की ताबिश वाली, ताबिश को इनको रावलपिंडी में खिलाना चाहिए, ठीक है, उसका हक बनता है। बिल्कुल ठीक है। लेकिन अगेन बात वही है जो इससे पहले हम डिस्कस कर रहे थे कि क्या ये जो विनिंग कॉम्बिनेशन है, क्या मैनेजमेंट जो है वो इतना बड़ा रिस्क ले सकती है? बड़ा रिस्क तो नहीं कहा जा सकता, हर जगह ये होता है, चेंजेस किए जाते हैं और ये होम ग्राउंड पे बेहतरीन मौका है कि नए लड़कों को आजमाया जाए। बहरहाल इसी के ऊपर गुफ्तगू करेंगे, एक छोटी सी ब्रेक के लिए कहा जा रहा है, ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस आएंगे, गुफ्तगू जारी रखेंगे। आप देखते रहें स्पोर्ट्स 21। वेलकम बैक वंस अगेन। आप देख रहे हैं प्रोग्राम स्पोर्ट्स 21। ब्रेक पे जाने से पहले जी गुफ्तगू जारी थी, बात हो रही थी पाकिस्तान के और साउथ अफ्रीका के मैच के हवाले से। जो पहला टेस्ट मैच पाकिस्तान की टीम ने गो के जीत लिया है बड़ी कन्विंसिंगली, लेकिन उसके बावजूद बहुत सारी चीज़ों की निशानदही की गई। सिलेक्शन के हवाले से ख़ास तौर पे जैसे बात हुई, अच्छी सिलेक्शन, कदरे बेहतर सिलेक्शन थी, लेकिन उसके बावजूद जो डिज़र्विंग प्लेयर हैं, अब ब्रेक पे जाने से पहले बात ये हो रही थी कि जनाब जो डोमेस्टिक के बेहतरीन परफॉर्मर हैं उनको कब मौका दिया जाएगा, और यहाँ पर गुंजाइश नज़र आ रही है। हमारे एक्सपर्ट्स यहाँ पर मौजूद हैं और उनसे हमारी गुफ्तगू हो रही थी, इसी हवाले से मज़ीद बात को जारी रखेंगे। शुभ ये फरमाइएगा, जैसा भी बात हुई कुछ देर पहले, कि अब मॉडर्न क्रिकेट के अंदर बड़ी तब्दीली आ गई है। अब टेस्ट मैचेस के अंदर भी आपको अटैकिंग क्रिकेट खेलनी पड़ती है, लेकिन हमारी जो अप्रोच है, हम बार बार ये बात करते हैं, पिछले हमारी जो नशिस्त थी उसमें भी ये बात हुई कि जी हमें अप्रोच अपनी जो है वो तब्दील करनी पड़ेगी। अब डिफेंसिव क्रिकेट से हट के थोड़ा सा हमें अटैकिंग क्रिकेट की तरफ जाना पड़ेगा। आपको लगता है कि ये जो एग्जिस्टिंग मैनेजमेंट है, जो अभी जैसे कॉन्फिडेंस देने की बात आ रही थी, वो लड़कों को इस मोड पर लेकर आएंगे? क्योंकि इसमें भी वो चीज़ नज़र नहीं आ रही थी। आप क्या राय रखते हैं, फरमाइए। देखो, अब ये बड़ा अच्छा सवाल कर रहा है, लेकिन मॉडर्न क्रिकेट है, इसमें अटैकिंग क्रिकेट है। हमारे यहाँ सबसे पहले तो कॉन्फिडेंस देना चाहिए ना। हमारे यहाँ कॉन्फिडेंस ही नहीं दिया जाता। हमारे यहाँ 80 टेस्ट खेला हुआ भी अंडर प्रेशर खेलता है, नया तो ऑलरेडी अंडर प्रेशर होता है जी। अब बात ये जैसे है, फवाद आलम है, दूसरे और प्लेयर हैं, ये बॉलर हैं, इनको कॉन्फिडेंस दें। मैं फिर यही कहूँगा, आप हार के खौफ को दिल से निकाल दें। अब आप खौफ लेके चलेंगे, हार के खौफ से लेके चलेंगे, तो आप कभी भी नहीं कामयाब हो सकते। अब किस तरीके से मैं बोलूँ, अब असद शफीक है, असद शफीक मेरे ख्याल में अपने कैरियर में फर्स्ट टाइम ड्रॉप हुआ है। ऐसा ही फर्स्ट टाइम ड्रॉप हुआ, अभी तो आपको उसकी ज़रूरत थी, आपने उसको 20 तक में नहीं रखा। अब आपने ये 3 प्लेयर तो शॉर्ट करके 17 रखे, 17 में बाकी को बेंच पे बिठा दिया। अच्छा, जो आपका एक दिलेर प्लेयर था
मैं यार चलने सवाल खुद सवाल कर देता हूँ यार, आपने सरफराज एक दिलेर प्लेयर था, आप उसको बिठा के क्या कर रहे हैं? बिल्कुल ठीक है। अच्छा, फिर दूसरी चीज़ ये, आप जब आप सरफराज को खिलाएंगे या टीम में इन करेंगे तो किस परफॉर्मेंस पे करेंगे? आपको चाहिए था, वो न्यूजीलैंड से आया था, अब ये अभी वनडे हो रहा था, वनडे में 1-2 सेंचुरियाँ करता है या रन करता है या 70-80 टच पे रहता है। आप अब नेचुरली अगर आप सरफराज जैसे प्लेयर को भी लाएंगे तो वो प्रेशर में ही रहेगा। तो ये प्रेशर क्रिकेट जब तक ये ख़त्म नहीं करेंगे, ये प्रेशर नहीं करेंगे, कंटिन्यू नहीं करेंगे, तुम नहीं कर सकते, नहीं कर सकते। लेकिन ये प्रेशर से कैसे बाहर निकला जाए जहाँ पर नौकरी हेड कोच की भी खतरे में है, सर पे खतरे की तलवार लटक रही है, चीफ सेलेक्टर के ओहदे से फारिग कर दिया गया, फिर स्पेकुलेशन स्टार्ट हो गई, सीरीज़ से पहले कहा गया कि जनाब गैर मुल्की कोच आ जाएगा, उससे बात है, और शायद ही आखिरी सीरीज़ हो। तो ये कॉन्फिडेंस कहाँ से आएगा जिसकी खुद नौकरी खतरे में है? वो क्या लड़कों को कॉन्फिडेंस देगा? शोएब भाई ने कहा कि हार का खौफ, जी, मैंने तो ये कहा कि नौकरी का खौफ, नौकरी का खौफ हार है का जी। खौफ नहीं है। हार का खौफ तो देखिए इतने हारते चले आ रहे हैं ना ये, अब ये यहाँ पर आके स्पिन ट्रैक बना के नहीं तो देखें हर वो करता है। बिल्कुल। साउथ अफ्रीका जो है सब कॉन्टिनेंट के अंदर 8 मैच जो है ना हारा है। जी जी। तो इससे अंदाजा कर लेंगे स्पिनरों को जो है ना कैसा खेलते हैं ये। टीम बहुत अच्छी है, यही टीम साउथ अफ्रीका में बिल्कुल डिफरेंट टीम होगी। ऐसा ही है। ठीक है ना। देखिए ये जो हार का जो खौफ है ना, ये सब सारा काम जो हो रहा है ना, नौकरी बचाओ मुहिम है ये, बस और कुछ भी नहीं है। मैं बता, देखिए बात ये है कि अगर आप शुरू से सही लड़कों को अगर आप चांस देते, समझे ना, तो आज हमारी टीम का ये हाल नहीं होता कि आज हम ओपनर तलाश कर रहे हैं। आज भी तलाश जारी। दो बड़ी जबरदस्त बात बोली ना कि 2 सीजन आपने अरबों रुपया खर्च कर दिया जी। और आज पाकिस्तान को जो है ना एक ओपनर जो है ना वो नजर नहीं आ रहा है। आज भी इसकी तलाश और जारी है। हाँ, अच्छा फिर ओपनर आपने दिया कौन सा है जिसने एक फर्स्ट क्लास खेला है? अब्दुल्ला शफीक, जिसको आपने मतलब ये कि 3 लड़के जो बाहर किए हैं उनमें अब्दुल्ला शफीक को, कामरान गुलाम को बाहर किया और वो आगा सलमान को। तो ये आपने ये देखें, ये जो आगा सलमान है ये अच्छा परफॉर्मर है, कामरान गुलाम भी अच्छा परफॉर्मर है, लेकिन अब्दुल्ला शफीक का सिलेक्शन जो है ना, मैंने पिछले प्रोग्राम में भी कहा था कि इसका और हारिस रऊफ का मेरी समझ में नहीं आया, बदी बैठा था मेरे साथ। जी जी। लेकिन ये जो इन्होंने अब जो टेस्ट मैच है और उसके बाद जो T20 है जी, वो देखना पड़ेगा, क्योंकि टेस्ट मैच जो ना बड़ा इंपॉर्टेंट है ये इनका जी, क्योंकि अगर ये टेस्ट मैच जीतते हैं तो इनकी रैंकिंग में भी बहुत फर्क आएगा, क्योंकि 7वें नंबर पे आए हुए हैं। अगर ये टेस्ट सीरीज जो है ना इनको व्हाइट वॉश करते हैं तो ये जो इनकी जो ना आगे पोजीशन थोड़ी सी, क्योंकि जो जितना भी अरसा चाहे वो मिसबा रहे, वकार रहे या वो रहे, देखें इस स्टेज पे आप ना कोचिंग किसी की भी ना नहीं कर सकते। बिल्कुल ठीक है, आप प्लानिंग कर सकते हैं, प्लान दे सकते हैं। और देखें मैं आपको आज बता रहा हूं कि फवाद आलम जो है 2003 से लगातार परफॉर्म कर रहा है, मैंने देखा है उसको। ऐसा ही। अच्छा 8 मैचों में उसकी 3 सेंचुरियां हैं जी जी। इसका क्या मतलब है कि हकीकत बात है कि आप उसके 10 साल, अगर वो 10 साल खेलता तो इस बार उसके 15,000 रन होते। ऐसा ही है, ठीक है ना, ऐसा ही है। लेकिन कितना कैसी कंडीशन में उसने आके रन किए, बहुत मुश्किल कंडीशन, 27 रन पे 4 आपके आउट हो जाए और वो बैटिंग करने आए और उसके बाद वो 100 करे और टीम का स्कोर 378 चला जाए जी। तो ऐसे प्लेयर जो है ना अब आपको डोमेस्टिक में नहीं मिलेंगे, बिल्कुल। इन प्लेयरों की कदर करना चाहिए और ऐसे प्लेयर बनाने की प्लानिंग करना चाहिए बोर्ड को। ये खुद साख्ता जो ये बोर्ड जो 6 वो बना के सुबह एसोसिएशन आप समझते हैं, देखें ये आपके पास 270 प्लेयर हैं, 60% प्लेयर वो हैं कि जिनकी क्रिकेट अब खत्म हो गई है, वो आगे पाकिस्तान नहीं खेल सकते। 40% प्लेयर कितने अरसे खेलेंगे? बिल्कुल ठीक है भाईजान, लड़कों ने अब बाहर जाना शुरू कर दिया है। ऐसा ही मैं इस चीज का गवाह हूं, क्योंकि उनको अपना फ्यूचर यहाँ नजर नहीं आ रहा। 2-3 साल अगर आपने इसी तर्ज पे क्रिकेट खिलाई और ये इतने ही लड़के खेले जी, तो मुझे तो बड़ी आगे जो ना अंधेरा नजर आ रहा है, अंधेरा नजर आ रहा है। क्योंकि ये जो ओपनर्स की तलाश है, अब ये मामला ऐसा है, इसके ऊपर तो एक पूरा प्रोग्राम रखा जा सकता है कि मसला कब हल होगा आखिर। सईद अनवर, आमिर सुहेल के बाद से कोई आपके पास इस दोनों स्लॉट में, ओपनिंग स्लॉट पे कोई बैट्समैन आया ही नहीं है, या कोई सस्टेनेबल कोई ऑप्शन आपके पास रहा ही नहीं, तो फिर तो ये सारा जो सब कुछ हो रहा है इसका क्या फायदा है आपके पास अभी तक? अगर ओपनर आज भी हम 97-98 से लेकर आज तारीख 2021 में अगर यही बहस कर रहे हैं, तो इसका मतलब है या तो आपके पास टैलेंट नहीं है, क्रिकेट नहीं हो रही, या इसका मतलब ये है कि आप सिलेक्शन सही नहीं कर रहे हैं, प्लानिंग सही नहीं है। फरमाइए। देखिए मैं इसमें स्ट्रेट कहूँगा, सिलेक्शन सही नहीं कर रहे हैं, लाइकिंग डिसलाइकिंग है।
आपके पास ओपनर खुर्रम मंजूर था, आपके पास ओपनर शहजाद था, अहमद शहजाद था, आपके पास ओपनर आ गया था शर्जील भी। लेकिन हमारे वो भी तो बच्चा था जो अमेरिका चला गया, समी असलम, राइट, बिल्कुल सही कहना। तो हमारे यहाँ पॉलिटिक्स आप दानिस्ता तौर पे इनको ख़राब करा गया, क्योंकि आपने अपनी पसंद के 2-3 ओपनर लाने थे। अच्छा, अब वो दोनों तीनों ओपनर जो हो गए फेल हो गए एकदम, ये स्लॉट वो हो गई। अच्छा, इन्होंने इतनी बड़ी, मैं पॉलिटिक्स ही कहूँगा यार, स्टेट को इसमें ख्याल करने की ज़रूरत ही नहीं है। आपने अहमद शहजाद वगैरह को घरों पे बिठा दिया। अच्छा, फिर इनको टोटल इग्नोर कर दिया, खुर्रम शहजाद खुर्रम मंजूर को और शर्जील को। वो भाई ये तो अब भी 100 कर रहे हैं, तो आप इनकी थोड़ी सी फिटनेस पे काम कर लें। बिल्कुल सही। आप इनकी थोड़ी सी भी फिटनेस पे काम कर लेंगे तो आपको प्रॉब्लम नहीं होती। अब बात वही आ जाती है, अब खुर्रम ने 2 सेंचुरियाँ करी हैं वनडे में, क्या कह देंगे फिट नहीं है। मैं अभी एक प्लेयर देता हूँ, मैं क्या देता हूँ, वो लड़का 5-6 साल से मुसलसल रन करे जा रहा है, ये उसको ऑलराउंडर, बॉलिंग ऑलराउंडर काउंट कर रहे हैं। मैं समझता हूँ कि बॉलिंग ऑलराउंडर नहीं है, वो बैटिंग ऑलराउंडर है। उसका नाम है अमाद आजम, हालांकि वो तो वसीमी की टीम से खेलता है। वो भाई वो जब बॉलिंग में आपको नहीं, पेसिंग में नज़र नहीं आ रहा, हाई परफॉर्मिंग सेंटर है, आप वहाँ लेके जाएं उसको मतलब ऑफ स्पिन करवा दें। T20 में कितने 4 ओवर करने होते हैं, वनडे में कितने ओवर करने पड़ते हैं, 10। आप इफ्तिखार से गेंद करवा सकते हैं। हाई परफॉर्मिंग सेंटर में लेके जाएं, उसको ऑफ स्पिन की प्रैक्टिस कराएं। अगर कामयाब होता है, मैं आपको कहता हूँ वर्ल्ड का T20 का वनडे का बेस्ट ऑलराउंडर होगा। लेकिन आप ये सोच तो रखें, आपकी सोच ये होती है यार हमने इसको हटाना है और इसको लाना है। अब आप देख लें, एकदम आपके पास ओपनर भी यही वजह है कि आपके पास अब ऑलराउंडर भी नहीं है। देखें, आपने जगह तो बना दी समहाउ, ये जो आपका लेफ्ट हैंडेड बैट्समैन फ़हीम अशरफ है, लेकिन जेन्युइन ऑलराउंडर जैसे आपके पास रज़ाक और अजहर महमूद थे। हमाद आजम की इन्होंने बात की, शुएब भाई ने बड़ी अच्छी बात की, वाकई आपके पास एक टैलेंट था लेकिन आपने उसको भी ज़ाया किया। वो डोमेस्टिक में वो भी बड़े अरसे से डोमेस्टिक खेल रहा है, कंसिस्टेंट परफॉर्मर है भी, कहीं रहा भी, लेकिन इस्तेमाल तो आपने नहीं किया। यानी अब ना आपके पास कोई राइट आर्म ऑफ स्पिनर है, ना कोई जेन्युइन ऑलराउंडर है, ना कोई बाबर आजम के अलावा कोई सॉलिड मिडिल ऑर्डर बैट्समैन है, और ओपनर तो आपके पास था ही नहीं। तो आपके पास है क्या, ये तो बता दें जरा। देखिए जी, ऑलराउंडर जैक कैलिस को कहते हैं। वाह, ठीक है ना, क्या बात कही। हाँ, तो बाकी आप जो है ना, बहुत सारे ऑलराउंडर आए और चले गए, लेकिन आप रिकॉर्ड देख लें क्या कहने जैक कैलिस जैसा। उसके साथ साथ अभी जो भाईयान ने बात की है ना खुर्रम मंजूर की, खुर्रम मंजूर के साथ भी वही सुलूक हो रहा है जो फवाद के साथ हो रहा है। पसंद और ना पसंद, मतलब वो अगर उनको पसंद नहीं है, उसने यार वो कितनी परफॉर्मेंस देगा, मेरी ये समझ में नहीं आता। 23-24 हो गए उसके। नहीं यार, वो हर सीजन में रन कर रहा है, वो वनडे में भी रन कर रहा है, वो 4 डे में भी रन कर रहा है, और आपके पास ओपनर भी नहीं है। अगर आप अब्दुल्ला शफीक को ला रहे हैं तो यार फिर आप मुझे बताएं, अब्दुल्ला शफीक का मवाजना आप खुर्रम मंजूर से कैसे कर सकते हैं? इसका मतलब है कि आप ज्यादती कर रहे हैं उसके साथ। और दूसरी बात यह है कि जो भाई ने बात की ना असद शफीक की, देखिए असद शफीक जैसे प्लेयर रोज रोज पैदा नहीं होते। अगर वो प्लेयर 70 से ज्यादा टेस्ट मैच खेलने के बाद होता है, 1-2 सीजन नहीं होती परफॉर्मेंस, कोई बात नहीं, लेकिन आपको उसको एतमाद देना चाहिए, हाई परफॉर्मेंस सेंटर में बुलाना चाहिए, और उसको जो है ना वापस लेकर आना चाहिए, क्योंकि वो अभी 2-3 साल मजीद खेल सकता है, क्योंकि आपके डोमेस्टिक जो स्ट्रक्चर है वो ऐसा इस टाइप के प्लेयर पैदा नहीं कर रहे जैसे फवाद है, असद शफीक है, या इस तरह की। देखें, और इनको एक लाइन जो ना ड्रॉ करना चाहिए कि अगर इनको रिजवान को टेस्ट मैच खिलाना है तो मेरी सजेशन ये है कि सरफराज को T20 और वनडे जो है ना उसके अंदर मुस्तकिल, ताकि ये चीज वो हो जाए। आप अगर जबरदस्ती किसी को प्लेयर, ठीक, मैं मानता हूं कि आखिरी T20 में उसने जो 80+ रन किए हैं न्यूजीलैंड के अंदर हो गए, उससे पहले वाले उठा के देख लें आप वनडे, बिल्कुल ऐसा ही, ठीक है ना। तो जो तजर्बा सरफराज को है, मैं समझता हूं कि इनको जो है ना, सरफराज को कम से कम जो है ना, मेरी समझ में नहीं आता कि टेस्ट मैच के अंदर उसको ना, वो बेचारा डोमेस्टिक के अंदर जाके वो खेल सका ना कुछ, आपने टेस्ट मैच के अंदर उसको जो है ना बिठा के और मुसलसल जो है ना बिठाए चले जा रहे हैं। अगर वो जाता, परफॉर्म करता, नोक करता, फिर आता अंदर ना, ठीक है। अच्छा, अब आपने जो वो लिया है, क्या कहते हैं, दूसरा जो लड़का लिया है, तो रिजवान जो है ना अच्छा प्लेयर है, नो डाउट, उसने परफॉर्म किया सारी, लेकिन देखिए T20 जो है ना उसमें पावर हिटर चाहिए होता है, उसके वहां पर उसने चले रन कर दिए, पाकिस्तान एक T20 जीत भी गया,
लेकिन मैं अभी भी कहूंगा कि सरफराज जो है ना T20 और वनडे में बेटर देन रिजवान है, बेहतरीन ऑप्शन है ये। आपके जो डोमेस्टिक का स्ट्रक्चर है, अभी मैं डोमेस्टिक के हवाले से आपसे ज़रा गुफ्तगू कर लूँ ना, जो सिंध के मैच में हुआ है, और फिर मैं पीसीबी की पॉलिसीज़ के हवाले से अब बात करना ज़रूरी हो गई ना डोमेस्टिक में, क्योंकि अब आप अगर इतना खर्चा कर रहे हैं तो फिर कोई तो आपने चेक एंड बैलेंस का कोई सिस्टम रखा होगा। कोई सिंध की टीम में एक प्लेयर आज़म खान जो खेल रहा था, परफॉर्म कर रहा था, एक सरफराज को आपने भेज दिया, वो वहाँ पर जाके ड्रेसिंग रूम में बैठ रहा है और यहाँ पर डोमेस्टिक नहीं खेल पा रहा। एक खिलाड़ी जो यहाँ पे डोमेस्टिक का मैच खेल रहा है उसको आपने एनओसी दे दी है, वो जाकर T20 कोई कमर्शियल लीग जो है वो खेल रहा है। अच्छा, ब्रेक के लिए कह रहे हैं शायद, अच्छा ठीक है, अब वो वक्त खत्म हो गया, वो ये कह रहे हैं। जरा एक जुमले में इसको जरा समाप्त तो करेंगे। एक जुमले में पॉलिसी है क्या? ये फर्क था डिपार्टमेंट का और ये क्रिकेट का, रीजन की क्रिकेट का। अगर डिपार्टमेंट होती वो कभी रिलीज नहीं करती। बिल्कुल सही है। हाँ, तो ये फर्क है। बिल्कुल ठीक है। रीजन का और डिपार्टमेंट कभी भी रिलीज किया नहीं जा सकता। जमील भाई, ये जो सिलसिला हुआ है तो बड़ी चौंका देने वाली परफॉर्मेंस के, जो एक सिंध की टीम बड़ी आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस थ्रू आउट द टूर्नामेंट, सेमीफाइनल के अंदर लड़के ही शॉट थे, क्या हुआ ये? जब आप सब कुछ कोचेस के हाथ में दे देंगे ना तो इसी तरह की बर्बादी होती है। डिपार्टमेंट थे या एसोसिएशन थी ना, तो एक चेक एंड बैलेंस था और प्रेशर था प्लेयरों के ऊपर भी, कोचेस के ऊपर भी। आज वो प्रेशर खत्म हो गया है, क्योंकि डिपार्टमेंट का भी प्रेशर कोई भी लड़का मैच छोड़ के अपना डोमेस्टिक का जाके कोई भी कमर्शियल लीग खेल ले जी। तो अब ये जो सूरत हाल है ना, ये बड़ी भयानक सूरत हाल है, क्योंकि अब लड़के पे कोई वो नहीं है, प्रेशर नहीं है, कोचेस से कोई पूछने वाला नहीं है, जिसको चाहे बुला ले, जिसको चाहे घर बिठा दें। तो जब तक ये सिलसिला रहेगा ना तो हमारी क्रिकेट का ये हाल रहेगा। ठीक है जन भाई, प्रोग्राम का वक्त क्योंकि यहाँ पे खत्म हो गया, लेकिन एक बड़ा इंपॉर्टेंट इशू है, एक अगली सिटिंग में इंशाल्लाह इसके ऊपर हमें ज़रूर बात करनी है कि ये जो कुछ पॉलिसीज़ बनाई गई हैं, और आपने ख़ास तौर पे जिस तरह कहा है कि कोचेस को अगर इस तरह आज़ाद कर दिया जाएगा कि किसी से कोई क्वेश्चन नहीं करेगा तो फिर तबाही आनी है। शोएब भाई, थैंक यू सो वेरी मच, आपका बहुत शुक्रिया, आपने प्रोग्राम में वक्त दिया। जमील भाई, आपका बहुत शुक्रिया कि आपने प्रोग्राम में वक्त दिया। नाज़रीन, आज हमारी गुफ्तगू थी, बात हुई कि पाकिस्तान की जो टेस्ट सीरीज़ इस वक्त जारी है साउथ अफ्रीका के अगेंस्ट, इसके हवाले से हमने गुफ्तगू की है। डोमेस्टिक के हवाले से बहुत सारी बातें हैं, बहुत सारे पैगामात मौसूल हुए हैं। इंशाल्लाह अगली नशिस्त में इसके ऊपर ज़रूर बात करेंगे। यहाँ पर इजाज़त लेने का वक्त है, नेक्स्ट वीक दोबारा मुलाकात होगी। मोहम्मद यासिर को और हमारी टीम को दीजिए इजाज़त। अल्लाह निगहबान।